हेलो बच्चों, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा के अलग-अलग फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे लिए फिजिक्स में इम्पोर्टेंट होते हैं, और फिर हमने आपको मेंसुरेशन के लिए 2D ज्योमेट्री यानी 2D बॉडीज यानी कि जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, इन सब का पेरीमीटर और एरिया कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री यानी जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, है ना, घन, घनाभ, गोला, इन सभी चीज़ों के फॉर्मूलों के देखेंगे। ठीक है। और आज की क्लास में हम परसेंटेज से रिलेटेड भी कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, कुछ चीज़ों को देखेंगे कि परसेंटेज से संबंधित हमारे लिए क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने डेली के फिजिक्स के क्वेश्चंस में बार बार देखते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो हमसे गलत हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री का मेंसुरेशन यानी 3D ज्योमेट्री यानी 3D बॉडीज यानी त्रिविमीय वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनमें 3 विमाएं हों। त्रिविमीय, 3 विमाएं मतलब जिसके पास लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो, और क्या हो, हाइट या डेप्थ भी हो। हाइट हो या तो फिर डेप्थ हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, ये क्या है, इंक का डब्बा है, ठीक है ना, बॉक्स है। इसमें क्या क्या है ध्यान दीजिएगा तो दिखेगा, ये लंबाई है, जैसे अगर ऐसे रखें तो ये लंबाई है, लेंथ, ये इसकी ऊंचाई है, और ये जो चीज है ये क्या है, विड्थ है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी एल, बी और एच। अगर हम यहाँ से देखें तो आपको इस पॉइंट से 3 एक्सिस दिखेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, या उल्टा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। यानी अगर कोई ऐसी चीज है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको 3 डायरेक्शंस की जरूरत पड़ती है तो हम उसे कहते हैं त्रिविमीय। और इन त्रिविमीय में यानी 3 डायमेंशनल में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंस की, वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो स्फीयर जिसे क्या कहते हैं, गोला, क्यूब जिसे क्या कहते हैं, घन, क्यूबॉइड जिसे कहते हैं घनाभ, ठीक है, सिलेंडर जिसे हम लोग कहते हैं बेलन, ठीक है, शंकु यानी कोन जिसे हम कहते हैं शंकु हिंदी में, और एक होता है फ्रस्टम जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छिन्नक। एक होता है फ्रस्टम जिसे क्या कहेंगे, छिन्नक हिंदी में। बाल्टी के शेप का होता है छिन्नक, छा से छाता वाला छिन्नक, ठीक है। तो छिन्नक आपको 10th के सिलेबस में डायरेक्ट मिल जाएगा, आप चाहें तो 10th के मैथमेटिक्स के बुक से भी देख सकते हैं, वैसे सभी कुछ है उसमें। पर आइए हम स्टार्ट करते हैं इन सभी को एक एक करके। सबसे पहले त्रिविमीय में यानी 3D बॉडीज में जिस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे वो क्या है, स्फीयर है, जो बारंबार यूज हुआ है फिजिक्स में, बार बार यूज होता है। कई बार सवाल ऐसे आते हैं जिसमें स्फीयर से रिलेटेड हमको जरूरत पड़ता है डाटा का। जैसे सबसे पहले स्फीयर है क्या, तो स्फीयर एक 3D बॉडी है। स्फीयर क्या है, 3D बॉडी है। इसका एग्जाम्पल गेंद हो सकता है, बॉल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, छर्रे आते हैं, छर्रे, छर्रे माने बॉल बियरिंग्स, बॉल बियरिंग्स जो गाड़ियों वगैरह में, साइकिल में जो आपका एक्सल है जिसपे पहिया घूमता है उसमें लगा होता है छर्रा, बॉल बियरिंग्स, ठीक। गेंद के एग्जाम्पल्स हैं, गेंद के एग्जाम्पल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो स्फीयर के एग्जाम्पल हैं। जैसे शॉट पुट, जो लोहा गोल रहता है, फेंकते हैं प्लेयर्स, ठीक है। शॉट मतलब एक 3D बॉडी में जो स्फीयर है, उस स्फीयर की बॉडी की विशेषता क्या है, इस स्फीयर का एक सेंटर होगा, और इस स्फीयर से सेंटर से सभी दिशाओं में यानी पूरे 3D ज्योमेट्री में लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सभी डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, और
नेगेटिव जेड एक्सिस के ना सभी के अबाउट, यानी अगर ये मान लीजिए सेंटर है पॉइंट, तो चारों तरफ ऐसे, इधर इधर सब ऐसे, इस तरीके का एक बंद स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्फेयर कहते हैं। स्फेयर की विशेषता क्या है कि इसके सभी पॉइंट्स सरफेस के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होते हैं सेंटर से, और मान लीजिए सेंटर O है तो R को इसका क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। अब एक स्फेयर क्योंकि जगह घेरता है, और जब जगह घेरता है तो उसका वॉल्यूम भी होता है। तो एक स्फेयर में दो चीजें होती हैं, क्या क्या, एक तो होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, और एक होता है उसका वॉल्यूम। मेन दो चीजें हैं। सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कहलाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठ का, और वॉल्यूम माने आयतन। आप ऐसे समझिए कि कोई चीज कहीं पे कितनी जगह घेरती है या किसी चीज के अंदर कितनी जगह है, उसको कहते हैं आयतन यानी वॉल्यूम। जैसे एक बाल्टी बकेट के अंदर कितना पानी आ सकता है, वो उसका वॉल्यूम है। और अगर बकेट को बंद कर दें तो वो 3 डायमेंशनल जगह में कितना जगह, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हम कह सकते हैं कि ये उसका क्या है, वॉल्यूम है। जैसे ये मार्कर, अगर ये मार्कर यहाँ कहीं हाथ पे रख दिए या हवा में ऐसे रखा हुआ तो ये इतनी जगह को कवर करता है। यानी अगर इसको पानी में डुबाएं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से ये अपने वॉल्यूम के बराबर अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो वही है उसका वॉल्यूम, यानी कितनी जगह कवर करता है। स्फीयर के वैल्यू, सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू आप 3.14 या 22/7 एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन रख सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम है, कई बार कहता है कि अगर स्मॉल n नंबर ऑफ balls are melt to form a bigger ball, ठीक, then what is the ratio of smaller ball and bigger ball। ऐसे सवाल खूब पूछे गए हैं पेपर्स में। मान लीजिए कि n नंबर ऑफ बॉल्स हैं जिसके सभी का रेडियस कितना है, स्मॉलर, स्मॉलर वाले का रेडियस कितना है, स्मॉलर बॉल्स रेडियस कितना है, सपोज करिए स्मॉल आर, और बिगर बॉल का रेडियस कितना है, बिगर बॉल्स रेडियस कितना मान लेते हैं, कैपिटल आर। तो किस चीज से हम इनको आपस में लिंक करें, किस चीज से हम इन दोनों का आपस में रेशियो या रिलेशन ढूंढें। तो ध्यान रखिएगा, जिस चीज से निकालेंगे वो चीज सरफेस एरिया हो सकती है कि वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली क्या होगा, वॉल्यूम होगा। क्यों, क्योंकि एक वॉल्यूम के अंदर ही तो सब जगह मटेरियल होता है, और उसी को मेल्ट करके छोटे छोटे ढेर सारे बॉल्स बना रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिगर बॉल। एक स्मॉलर बॉल का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और ऐसे कितने हैं n, और ये हो गया बड़े वाले के वॉल्यूम के इक्वल। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, n इंटू स्मॉल आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब। सो कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू, कैपिटल आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ n इंटू स्मॉल आर। जैसे अगर मान लिए आपसे कहे कि 27 छोटे छोटे बॉल्स हैं, तो n की वैल्यू हो गई 27, 27 का क्यूब रूट 3, तो कैपिटल आर इक्वल टू 3r। समझ में आई बात। अगर n की वैल्यू कितनी हो 27, तो कैपिटल आर कितना हो गया 3r। अगर n की वैल्यू 8 हो तो कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी 2r। कैपिटल n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू 64 हो तो हो जाएगा 4r। n इक्वल टू 125 हो तो r की वैल्यू हो जाएगी 5r। इस तरीके से। अच्छा, इसका रिवर्स भी हो सकता है। जैसे अगर n छोटे छोटे बॉल को मेल्ट करते हैं एक बड़ा बॉल बनाने के लिए, तो उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हम एक बड़े बॉल को मेल्ट करें छोटा छोटा कई बॉल बनाने के लिए, उस केस में भी सेम फॉर्मूले से आप छोटे वाले वैल्यू को निकाल सकते हैं, बस रिवर्स कर देंगे। क्लियर है, बात समझ में आई।
तो ये हो गया आपका स्फेयर। स्फेयर में और क्या चीजें हो सकती हैं? तो ऑब्वियसली स्फेयर का डायमीटर उसके रेडियस का ट्वाइस होता है। स्फेयर का रेडियस उसके डायमीटर का ट्वाइस होता है। ये हो गया स्फेयर। स्फेयर के एग्जांपल्स ध्यान रखेंगे, गेंद, छर्रा, शॉट पुट, बहुत सारे एग्जांपल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ऑयल का ड्रॉप, कोई ड्रॉप, ठीक है, कोई बबल, ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं? स्फेयर के। स्फेयर दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? एक सॉलिड स्फेयर और एक हॉलो स्फेयर। कितने हो सकते हैं? स्फेयर दो तरीके का हो सकता है, एक सॉलिड स्फेयर और एक हॉलो स्फेयर। सॉलिड स्फेयर अंदर से भी पूरा भरा हुआ होगा और हॉलो स्फेयर अंदर से भरा हुआ नहीं होगा, यानी अंदर से कैसा होगा? खोखला होगा, ठीक है। सॉलिड स्फेयर के साथ बड़ी चीज क्या है कि सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मास और रेडियस सेम है तो सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है एज कंपेयर टू सेम मास और सेम रेडियस के हॉलो स्फेयर से, ठीक है। हालांकि वो चीज हम बाद में देखेंगे। ये हो गया स्फेयर। अब अगर स्फेयर को हम बीच से काट दें तो क्या बन जाएगा? हेमी स्फीयर। अगर हम स्फेयर को बीच से काट दें तो क्या बन जाएगा? हेमी स्फेयर, ठीक है। अगर हम बीच से स्फेयर को कट कर दिए तो क्या बन गया? हेमी स्फेयर, यानी अर्धगोला, ठीक है। तो दूसरा हमारा जो हिस्सा है वो है हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर हिंदी में क्या कहें? अर्धगोला। इसके एग्जाम्पल्स जैसे कटोरा, बाउल, इसके एग्जाम्पल्स बाउल, बॉल, कट बॉल, हाफ बॉल को कट कर दिया तो क्या बन गया? हाफ बॉल। और एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं, बाउल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेसिकली। इसके अंदर क्या विशेषता है तो ध्यान रखिएगा, इसके पास एक क्या होगा? इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा? इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ठीक। अब इसमें देखिए, एक बेस है ऊपर कटा हुआ है, अगर मान लीजिए इसको उल्टा रख दें तो इस तरीके का ये दिखेगा। ये इसका क्या हो गया? बेस हो गया। ये क्या है? दिस इज इट्स बेस। और ये क्या हो गया? कर्व सरफेस। तो इसके पास दो चीजें हैं कि अगर ये अंदर से खाली है तो बेस नहीं होगा, खाली कर्व सरफेस होगा, और अगर अंदर से भरा है तो बेस भी होगा और कर्व सरफेस भी होगा। अब कर्व सरफेस का एरिया कितना है? एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला क्या है? तो पूरे गोले का कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। आधा हो गया तो कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। और बेस का एरिया कितना है? एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर्किल है और आपको सर्किल का रेडियस पता है, सॉरी सर्किल का एरिया पता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस का 2 पाई आर स्क्वायर। तो सॉलिड हेमी स्फेयर का टीएस से कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? और अगर सॉलिड नहीं है तो आप 2 पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। वॉल्यूम बी, पूरे गोले का कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब, उसका आधा कर दीजिए तो 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? ये हो गया आपका हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर के अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज क्या? हेमी स्फीयर के अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कितना है? वो है आपका क्या? क्यूब, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं घन। यानी एक ऐसा कोई बॉडी जिसके एजेस क्या हो? एज लेंथ क्या हो? सेम हो। एज लेंथ क्या हो? सेम हो। एक क्यूब में कितने किनारे होते हैं? तो आप किसी कमरे में बैठे होंगे, कमरे में कितने वॉल्स हैं? 4 वॉल्स हैं जिन्हें हम लेटरल सरफेस बोलते हैं। एक फर्श होगा और एक छत होगा,
खुले आसमान में बैठे हैं तब छत नहीं होगा, लेकिन रूम में बैठे हैं तो क्या होगा, 4 वॉल्स होंगे जिन्हें लेटरल सरफेस बोलते हैं, यानी पार्श्व पृष्ठ, और दो, एक छत और एक फर्श, दो हो गया, ठीक है, रूफ और सीलिंग। क्यूब में क्या होगा, क्यूब में अब आप देखिए किनारे कितने हैं, तो जहां कहीं भी दो सरफेस मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्यूब। क्यूबॉइड का छोटा भाई है क्यूब, जैसे ये क्या है, क्यूबॉइड है, एक सरफेस, इसके अपोजिट ये सरफेस दो, तीसरा सरफेस उसके अपोजिट ये चौथा सरफेस, पांचवा सरफेस उसके अपोजिट है छठवां सरफेस नीचे वाला। तो टोटल कितने सरफेस है, 6। हर सरफेस किसी ना किसी एज पे मिला हुआ है, तो ध्यान दीजिए, एक एज, दो एज, तीन एज, चार एज, हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल कितने हैं, 12 सरफेसेस हैं। 12 क्या हैं, एजेस हैं, 12 क्या हैं, एजेस हैं। तो एक क्यूब के पास कितने एजेस होंगे, 12 एजेस, यानी किनारी होगी, 12 क्या होंगे, किनारे होंगे, ठीक। कितने कोने होंगे, तो टोटल कितने कोने हैं, 8 कोने हैं, 8 क्या हैं, कोने हैं, यानी वर्टेक्स हैं, 8 क्या है, वर्टेक्स हैं, या वर्टिसेस हैं, क्या हैं, वर्टिसेस हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, कोने, या और क्या बोल सकते हैं, शीर्ष बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब देखिए, इनके पास 4 वॉल्स होंगी, क्या होंगी, 4 वॉल्स होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस, हिंदी में कहते हैं पार्श्व पृष्ठ। एक बेस होगा और एक रूफ होगा, सीलिंग बोलते हैं, एक आधार होगा और एक छत होगी, ठीक। तो कुल मिला के टोटल कितने वाल हो गए, 4 वाल और 2 और सरफेस, टोटल कितने हो गए, 6 सरफेसेस हो गए। आइए बनाते हैं क्यूब का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्लास आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप इसमें अगर नहीं फंसते हैं तो मेंसुरेशन के पोर्शंस में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, और अगर मेंसुरेशन के पोर्शंस अच्छे हो गए, ज्योमेट्री अच्छी हो गई, तो आपका जेईई एडवांस के पेपर में ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले बात आते हैं किस पे, क्यूब पे। अब क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन, क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन। कैसे बनेगा, तो मान लीजिए कि ये एक कोई सरफेस है जिसके सभी साइड्स बराबर हैं, एक स्क्वायर ले लिए, एक और स्क्वायर ले लिए, ठीक है, स्क्वायर ले लिए, क्लियर है। अब इन साइड्स को आपस में मिलाइए, ऊपर से आपको सरफेस दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ये पीछे है, और ये दिख रहा है क्योंकि ये आगे है, ठीक। देयर आर दिस टाइप ऑफ सरफेस, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूब। अब इस क्यूब में टोटल कितनी चीजें हैं, तो टोटल एज है, एज लेंथ मान लीजिए कितना है, एज का लेंथ यानी एक किनारी का लेंथ कितना है, ए, एक किनारी का लेंथ ए, जैसे ये भी ए, ये भी ए, और ये वाली विड्थ भी ए, ठीक है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों किसके बराबर, एक है। अब ध्यान दीजिए, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हम एलएसए भी बोल सकते हैं, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो कितने सरफेस हैं, कितनी दीवारें हैं, 4 दीवारें हैं, तो जब 4 दीवारें हैं और एक दीवार का एरिया ए स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर। फिर टोटल सरफेस एरिया, क्या, टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम टीएस से यानी पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो 4 आपकी दीवारें, एक छत और एक फर्श, एक फर्श और एक छत, तो हो गया 6a स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी ए क्यूब, क्लियर है, ये तो आप जानते हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट और टेक्निकल चीजें हैं। सबसे पहला, किसी भी एक सरफेस का डायगोनल, यानी डायगोनल ऑफ एनी सरफेस, डायगोनल ऑफ एनी फेस, डायगोनल ऑफ एनी
फेस, जिसे हम फेस डायगोनल भी कह सकते हैं। फेस माने जैसे कोई भी फेस, फॉर एग्जाम्पल आपका ये फर्श हो गया, तो इसका इसका बेस, इसका डायगोनल, तो ऑब्वियसली ये ए है और ये ए है, तो कितना हो गया √2a। तो बेस डायगोनल को हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल डी से डिनोट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हो जाएगी √2a। किसी एक बेस का डायगोनल यानी किसी भी एक फेस का डायगोनल क्या हो गया √2a। यानी आप कोई एक फेस ले लीजिए, कोई एक सरफेस ले लीजिए और उसके दो अपोजिट कोने आपस में मिला दीजिए, तो क्या हो गया फेस डायगोनल। अब एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि क्यूब में या क्यूबॉइड में दोनों में एक होता है बॉडी डायगोनल, यानी आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में, उस रूम में कोई एक कॉर्नर पकड़ लिए, उस कॉर्नर के सीधे नीचे आइए, यानी कि किनारे लेते हुए। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास यहाँ क्यूबॉइड का एग्जांपल है, इसे मान लिए आप कमरे में अंदर बैठे, मैंने ये वाला कोना पकड़ लिया, तो ऐसे सीधे नीचे उतरा, फर्श पे आ गया, फर्श पे आ गया। अब वहां से जाइए कहाँ, इस बेस के डायगोनल से होते हुए यहाँ, यानी दो तरीके से। कैसे, जैसे ये आपका बेस डायगोनल है और इस बेस डायगोनल से कैसे आना है, मान लीजिए आपका बेस डायगोनल है और बेस डायगोनल की वैल्यू है √2a और हाइट उतरना है आपको कितना a, तो आपका एक मिलेगा डायगोनल जिसे हम क्या बोलते हैं बॉडी डायगोनल। जैसे एग्जांपल के लिए अगर इस रूम में देखें, इस फिगर में देखें, तो इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला देंगे तो हमको मिलेगा बॉडी डायगोनल, ठीक है। उस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला देंगे तो क्या मिलेगा बॉडी डायगोनल। आप किसी भी कॉर्नर को पकड़ के उसको पूरा बॉडी से होते हुए तिरछा लेकर के आएंगे तो क्या मिलेगा बॉडी डायगोनल। तो ध्यान रखना है कि क्यूब का बॉडी डायगोनल इंपॉर्टेंट है, क्यूब का बॉडी डायगोनल इंपॉर्टेंट है, कैपिटल डी से डिनोट कर सकते हैं। कैसे मिलेगा, तो ध्यान रखिए, बेस का डायगोनल √2a प्लस हाइट का 90 डिग्री, यानी ये, ठीक है ना। तो बेस का डायगोनल √2a का होल स्क्वायर, √2a स्क्वायर और इसका a स्क्वायर, तो हो गया 3a स्क्वायर। क्या हो गया 3a स्क्वायर, यानी बॉडी डायगोनल √3 टाइम्स ऑफ एज लेंथ होता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फेस डायगोनल √2a, बॉडी डायगोनल √3a, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने बता दिया, टीएस से बता दिया, एलएस से बता दिया, ये हो गया क्यूब, ठीक। अब अगला स्ट्रक्चर जो हमारा है वो हमारे पास क्या क्यूबॉइड, जो बार बार पूछता है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हिंदी में क्या कहते हैं, क्यूबॉइड को हिंदी में कहते हैं घनाभ। घन के आकार से थोड़ा सा और बड़ा, एक साइड क्या हो जाए बड़ा हो जाए, क्या हो जाएगा घनाभ। क्यूबॉइड को क्या कहते हैं घनाभ, ठीक। घनाभ के पास लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। आमतौर पे हम लोगों के घरों में जो कमरे होते हैं वो कैसे होते हैं क्यूबॉइड के आकार का। इसका एग्जांपल लेना हो तो जनरली रूम, ईंट, जिसे हम ब्रिक्स बोलते हैं, ब्रिक्स या ब्रिक, ठीक है, ब्रिक। बॉक्स, किसी कम बक्सा वगैरह किस शेप का होगा क्यूबॉइड शेप का होगा, ठीक है। मोबाइल फोन किस शेप का है, मोबाइल तो सबके पास आमतौर पे है ना, मोबाइल फोन किसका एग्जांपल है क्यूबॉइड का एग्जांपल है। एक क्यूबॉइड में लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा, ठीक। तो अगर हम उसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो 3D ज्योमेट्री में कुछ इस तरीके का बनेगा। मान लीजिए एक शेप हो गया और दूसरा शेप हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब इसको मिला दीजिए, ये जो स्ट्रक्चर बना वो किसका है क्यूबॉइड का है। क्यूबॉइड में ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रीथ और ये हो गया हाइट,
ये हो गया लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ये है हाइट, ये है ब्रेथ, ये है लेंथ। ठीक। अब इसके पास भी कितने फेसेस हैं? चार दीवार हैं, दो बेस और एक सीलिंग, मतलब सॉरी एक बेस और एक सीलिंग। तो अगेन 4 वॉल्स हैं, एक फ्लोर है और एक सीलिंग है, यानी छत है, फर्श और छत। वॉल्स तो आप जान ही रहे हैं, दीवार। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। छत या फर्श यानी फ्लोर या सीलिंग का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ से निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ से निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एरिया ऑफ बेस, या आप कह सकते हैं फ्लोर, या आप कह सकते हैं सीलिंग। कैसे निकलेगा आमतौर पे? तो लेंथ इंटू ब्रेथ से निकलेगा। ठीक। एरिया ऑफ वॉल्स, एरिया ऑफ वॉल्स जिसे हम क्या बोल सकते हैं? लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, यानी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा? तो ध्यान रखिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीजें होती हैं। दीवार में, जैसे ये बॉक्स है, दीवार में ये लेंथ है, ये चौड़ाई, ये ब्रीथ है, और ये क्या है? हाइट है। इस केस में ये आपका छत होगा और ये आपका छत होगा। ये एक एरिया, 2 एरिया, 3 एरिया, 4 एरिया। इस एरिया में क्या क्या इन्वॉल्व है? लेंथ और हाइट। इस एरिया में क्या इन्वॉल्व है? ब्रीथ और हाइट। इस एरिया में ब्रीथ और हाइट, और इस एरिया में लेंथ और हाइट। तो ध्यान रखना है कि अगर आपको वॉल्स का एरिया निकालना है तो वॉल्स में क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा? लंबाई, चौड़ाई नहीं, लंबाई और ऊंचाई, और चौड़ाई और ऊंचाई, यानी लेंथ और हाइट, ब्रेथ और हाइट। तो हो गया लेंथ और हाइट 2 हैं और ब्रेथ और हाइट 2 हैं, तो 2 और h कॉमन ले लेंगे, l प्लस बी। अब अगर आपको ध्यान हो तो 2l प्लस बी इज कॉल्ड एज पेरीमीटर ऑफ बेस। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ वॉल्स को कैसे लिख सकते हैं? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट h। क्लियर है? अब आएंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिख सकते हैं एल बी इंटू एच, जिसमें से एल इंटू बी को क्या बोल सकते हैं? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, किसी भी 3 डायमेंशनल बॉडी को जहां से कट करते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। जैसे अगर इसको ऐसे कट कर दें तो ये वाला सेक्शन के अबाउट क्या हुआ? कट हुआ है। ये वाले अबाउट क्या हुआ? कट हुआ। तो ये कहलाएगा क्रॉस सेक्शन। किसी भी 3 डायमेंशनल बॉडी का वॉल्यूम उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू उस एरिया के परपेंडिकुलर लेंथ से कंसीडर होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोई भी एरिया, इनटू उसके परपेंडिकुलर लेंथ यानी हाइट, उसके परपेंडिकुलर हाइट। आपका मन करे तो बेस और हाइट वाले वाल को क्या मान सकते हैं? क्रॉस सेक्शन। तो उसके परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा हाइट। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कोई भी क्रॉस सेक्शन इनटू उसका एरिया, जैसे इस हाथ का वॉल्यूम निकालना है तो एक हो गया ये क्रॉस सेक्शन, ये हाइट, ये वाला डेप्थ, थिकनेस। एक अगर इसको क्रॉस सेक्शन मान लें तो क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ से हमको हमेशा क्या मिलता है? वॉल्यूम। ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड। ठीक। अब इसके अलावा जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसमें भी अगेन फिर से आपका सेम चीज आएगा। क्या क्या? एक आएगा फेस डायगोनल। तो आपको सोचना होगा कि कौन सा फेस की बात हो रहा है। अगर हो सकता है ब्रेथ और हाइट से पूछे तो डायगोनल निकाल लेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, और उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में आपको कोई सीधे क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, ऐसा नहीं है। हमें इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू उसके परपेंडिकुलर लेंथ। क्लियर है? तो ये आपका हो गया क्यूबॉइड का शेप। अब हम आएंगे किस पर? सिलेंडर पर। अब हम आएंगे किस पर? सिलेंडर पर। अब हम आएंगे अपने अगले शेप यानी सिलेंडर पर। सिलेंडर यानी क्या कहते हैं? बेलन। रोटी बेलते हैं ना, बेलन। एक पाइप का शेप कैसा होता है? सिलिंड्रिकल शेप होता है। पाइप का शेप कैसा होता है? सिलिंड्रिकल शेप होता है। किसी भी पाइप में तीन चीजें होंगी, ऊपर का बेस, नीचे का बेस और कर्व सरफेस। तो बेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऊपर का बेस, ये वाला बेस और कर्व सरफेस। कर्व सरफेस को क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया यानी लैटरल सरफेस एरिया। तो एल एस से या इसी को क्या बोल सकते हैं? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो बेस का पेरीमीटर यानी 2 पाई आर इंटू हाइट। तो बेस का पेरीमीटर 2 पाई आर इंटू हाइट, ये हो गया एल एस से। बेस का पेरीमीटर 2 पाई आर इंटू हाइट। बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, इस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? बात समझ में आई? एल एस से 2 पाई आर एच, सी एस से 2 पाई आर एच, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। टोटल वॉल्यूम दैट विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एक तरीका और है, कैसे? कैसे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। क्लियर है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब सिलेंडर में क्या क्या चीजें हैं तो ध्यान रखिए। ये उसका हो गया हाइट एच, जिसका फॉर्मूला यूज कर चुके हैं, और रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक आर। ठीक है? सिलेंडर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार हम लोगों को सिलिंड्रिकल शेप की जरूरत पड़ती है। इसके एग्जाम्पल में आपका हो गया वायर, इसके एग्जाम्पल में हो गया पाइप, ठीक है ना, तार, पाइप। और इसके तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास। कॉलम्स घरों वगैरह में बनते हैं, ठीक है ना, कॉलम्स लगते हैं। ये भी किस शेप के होते हैं? जनरली स्फेरिकल्स। आपके पास अगर मान लो बोन दे देगा तो बोन का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसी तरीके से, यानी बोन भी सिलिंड्रिकल मान के ही करेंगे। तार दे देगा तो यही शेप से कंसीडर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है, इसी से मिलता जुलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोन। कोन यानी शंकु। इसका आपने सबसे अच्छा एग्जांपल है बर्थडे कैप। बर्थडे कैप, बर्थडे कैप, बर्थडे कैप जो बच्चे लगाते हैं, ठीक है ना, कोना वाला। आइसक्रीम का कोन, आइसक्रीम। तो एक कोन का शेप कुछ इस तरीके का होता है। कोन का शेप कुछ इस तरीके का होता है। ठीक? कोन में क्या क्या होगा तो आप ध्यान रखेंगे। कोन का होगा रेडियस ऑफ बेस, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ टू द बेस इज कॉल्ड हाइट। और ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट, एल। यानी एल क्या है? एल है स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। स्लैंट हाइट जिसे हम क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और इसका एक एंगल बन रहा है जिसे हम सॉलिड एंगल बोल सकते हैं, और आधा एंगल है तो वर्टेक्स का एंगल। ठीक है? पर ध्यान रखना है कि ये सॉलिड एंगल बनाता है। इसको सॉलिड एंगल को समझना है तो आप गॉस थ्योरम वाली क्लास में देख सकते हैं, गॉस थ्योरम में। इस पर एडवांस में क्वेश्चन भी हैं। ठीक, मैं आपको सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, ये सारी चीजें समझाऊंगा वन बाय वन करके। अब देखिए कोन में, यानी कि कोन में क्या क्या चीजें हैं। कोन में एक बेस है, तो बेस का पेरीमीटर हो सकता है। बेस का क्या हो सकता है? पेरीमीटर हो सकता है। कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर। ठीक है? बेस का एरिया निकालना हो तो बेस का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक? अगर आपसे कहे स्लैंट हाइट निकालना है तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू कैसे निकल सकता है?
पाइथागोरस थे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, सो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट मीन्स एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है? देखिए सिंपल कि इन सब चीज़ों में डायरेक्ट फॉर्मूले बार बार यूज होते हैं। फिजिक्स में इसका यूज उतना ही है जितना खाने में नमक का, बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। ठीक है? टेल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर। अब एक चीज और पूछ सकता है, वैल्यूम। तो वैल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सी एस से का फॉर्मूला था पाई आर एल, पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसका? वैल्यूम का। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम एक सिलेंडर से कोन कट करेंगे तो 3 एरिया निकले, 3 वैल्यूम निकलेगा, 1 2 और 3। ठीक है? तो 1/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसका है? कोन का, जबकि पाई आर स्क्वायर एच किसका है? वैल्यूम का, वैल्यूम, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सिलेंडर और कोन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपके यहाँ पे नोटेड डाउन है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया इतना? अब इसके अलावा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट की चीज है फिजिक्स में बार बार यूज होती है, वो एक पॉइंट है परसेंटेज और डेसिमल। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा कि डेसिमल हैंडल कैसे किया जाएगा कैलकुलेशंस में और परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आते हैं डेसिमल पर। बच्चे खूब परेशान होते हैं इस चीज में और खूब गलतियां करते हैं दशमलव में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम बार बार ऐसे फॉर्मेट में वैल्यूज को रखवाता है कि आपको हमेशा दिक्कत हो दशमलव को समझने में। सबसे पहले दशमलव माने 10 माने 10 यानी 10 से डिवीजन, और मलव माने पॉइंट है, जगह है। बेसिकली जैसे मान लिया लिखे आपने 2/10, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.2। ठीक? जानते हैं 1/100 तो लिख सकते हैं 0.01। 10 या 100 1/1000 या 100 तो इसको लिख सकते हैं 1.01। अब ध्यान दीजिए, जब कभी हम किसी चीज को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 10 से, तो ये कैसे लिखा हुआ है? 2/10, 2/10। जब कभी डिवाइड करेंगे, जब कभी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो नीचे जितने जीरो हैं, नीचे क्या हो? जितने जीरो हैं उतनी बार डेसिमल यानी दशमलव यानी डेसिमल क्या होगा? किस तरफ शिफ्ट होगा? उतनी बार दशमलव किस तरफ शिफ्ट हुआ है? किस तरफ शिफ्ट हुआ? अगर ये समझना हो तो इसे मान लीजिए लिखिए 102.3/1000, तो हो जाएगा 1 2 3 बार इधर शिफ्ट होगा यानी कि बाएं साइड। तो 2 और 3 के बीच में था 1 0 1 2 3, 3 जीरो है, 3 शिफ्ट इधर हुआ, तो यानी हो गया 1। अब ये पहले डायरेक्ट दशमलव नहीं लिखते तो 0.1 लिखते हैं, यानी उतनी बार दशमलव किधर शिफ्ट हुआ है? लेफ्ट साइड में। उतनी बार दशमलव किधर शिफ्ट हुआ है? लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर। और क्या होगा? जाएगा। उतनी बार क्या होगा? दशमलव बाईं ओर जाएगा। आसान है, सिंपल। ऐसे ट्रिक्स ऐसे याद करिए, जितनी बार जीरो है नीचे उतनी बार दशमलव क्या होगा? लेफ्ट साइड जाएगा। क्लियर है? पर 11th और 12th में आपको ऐसी चीजों में थोड़ी फंसना है। तो आपको मान लिया लिखा है 0.035, 0.035। अब दो ऑप्शन है कि आपको इस दशमलव को लेफ्ट ले जाना है या राइट ले जाना है। मान लीजिए मुझे इस डेसिमल को किधर ले आना है?
लेफ्ट ले जाना है, डेसिमल को किधर ले जाना है, सॉरी राइट ले जाना है। मान लीजिए डेसिमल को किधर ले जाना है, डेसिमल को राइट ले जाना है, डेसिमल टू मूव राइट। अगर हम लोगों को डेसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक, डेसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट करना, राइट क्या शिफ्ट कैसे, ध्यान रखिए अगर डिवीजन करते समय लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो डिवाइड करते समय किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा। अब मुझे राइट साइड शिफ्ट करना, सॉरी डिवाइड करते समय लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई करते समय राइट साइड शिफ्ट होगा। अब मान लीजिए मुझे 3 और 5 के बीच में ले जाना है, कहाँ ले जाना है, 3 और 5 के बीच में डेसिमल, तो 1 2 2 डिजिट्स डेसिमल को किधर ले जाना है, राइट साइड। तो दो डिजिट ले जाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जितने से मल्टीप्लाई किए उतने से डिवाइड कर देंगे। ये मल्टीप्लाई वाला तो चला जाएगा दशमलव को शिफ्ट करने में, यानी हो जाए 1 2 यानी 3.5 डिवाइडेड बाई 100। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर फिर ऐसे लिख दो, तो अगर ऐसे लिख दिया तो फायदा क्या होगा, कुछ नहीं। तो फायदा क्या है समझिए, 3.5 इंटू 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और नीचे से जब गया है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर की जो साइन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी 10 पावर -2। अब आपको जो भी कैलकुलेशंस करनी होंगी डेसिमल में वो आमतौर पे पावर में हैंडल करके करना होगा। तो सिर्फ 2 बात याद रखिए, अगर इस डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करना है, किस तरफ शिफ्ट करना है, राइट साइड शिफ्ट करना है, तो जितना प्लेस में आप राइट शिफ्ट करेंगे पावर में निगेटिव में उतनी बार वैल्यू को ऐड कर देंगे। जैसे मैं 2 डिजिट शिफ्ट किया हूँ 1 2 तो 10 पावर -2, ठीक है। और अगर इस डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो 10 के पावर उतनी ही बार ऐड होगा, गिनती यहाँ लिखाएगा लेकिन कैसा, प्लस में। अगर डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो वैल्यू माइनस में, अगर डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है तो वैल्यू माइनस प्लस में लिखाएगा। इसके सॉल्यूशंस, इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे तो फिजिक्स में नहीं फंसेंगे, मेरी गारंटी है। फिजिक्स आपको श्योर समझ में आएगा, मैथ समझ आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया क्लियर, कैसे देखिए ध्यान से। सपोज करो लिखा है 230.5, आपको डेसिमल को ले जाना है 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में ले जाना है, कैसे ले जाएंगे, लेफ्ट, पहले देखिए 2 और 3 के बीच में ले जाने के लेफ्ट ले जाना होगा या राइट, तो ऑब्वियसली किधर ले जाना होगा, लेफ्ट साइड में। किस तरफ ले जाना होगा, लेफ्ट साइड में। अब अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड में ले जाना चाहते हैं तो जितना डिजिट ले जाना है ले जाइए, 1 2 2 डिजिट ले जाना है, तो 2.305 इंटू लेफ्ट ले जाना है तो पावर कैसा, पॉजिटिव, और राइट ले जाना है तो पावर कैसा, निगेटिव। राइट ले जाना है तो निगेटिव, लेफ्ट ले जाना है तो पॉजिटिव। क्लियर है। अब चेक करिए किधर ले गए हैं, लेफ्ट, 1 2, तो 2 बार पॉजिटिव पावर यानी कि +2 ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है। सपोज करिए 256.35 है, हमको इसको 2 के बाद ले आना है डेसिमल, यानी यहाँ लाना है, तो 1 2 3 डिजिट ले आना है, तो 0.25635 इंटू 10 पावर, कितनी बार डेसिमल शिफ्ट हुआ, 1 2 3, तो 10 पावर +3। क्लियर है, बात समझ में आई। मान लीजिए कि आपको छोटी वैल्यू है 0.00035 लिखा हुआ है, आपको इसको लिखना है बिना डेसिमल के, ठीक। तो बिना डेसिमल के लिखने के लिए डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करेंगे, 35 यानी यहाँ पर, यानी 5 के राइट साइड। तो क्या करेंगे, सिंपल, इस दशमलव को डेसिमल को 5 के राइट ले जाएंगे, यानी 1 2 3 4 और 5 डिजिट, तो हम इसे लिखेंगे 35 इंटू 10 पावर
कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार, तो राइट ले गए तो माइनस, और कितनी बार, 5 बार। समझ आया? ठीक है, 0.0032 या 3.0032 ऐसा है, तो डेसिमल को मान लिए 3 और 2 के बीच में ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं, 3 और 2 के बीच में, नहीं यहाँ। तो 1 2 3 डिजिट ले जाना है, तो लिखेंगे 3003.2 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 माइनस में और कितना 3। क्लियर है, बात समझ में आई? अब मान लो कि ऊपर नीचे जैसे है लिखा है 22.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 0.005 इंटू 10 पावर माइनस 4 या माइनस 6 या माइनस प्लस 3, कुछ भी हो सकता है, ऐसा मान लो लिखा है। सबसे पहले आप जब ऐसे क्वेश्चंस देखिए तो सबसे पहला काम क्या करिए, पावर को अलग सॉल्व करिए और नंबर्स को अलग करिए। जैसे मैं जब छोटा था, मैं 12th में था, 10th में था, तो मैं नंबर्स को अलग कर लेता था, इस तरीके से हो गया। अब पावर को ध्यान दूंगा, 10 पावर माइनस 3 पहले से है और नीचे से जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो अगर माइनस था तो प्लस हो जाएगा और प्लस होता तो माइनस आता है। हम लोग जानते हैं कि पावर्स अगर 10 की पावर मल्टीप्लाई में है तो ऐड ऑन होती है, तो हो गया 2.5 डिवाइडेड बाई 0.005 इंटू 10 पावर माइनस 3 में प्लस 4 ऐड हुआ तो कितना है 1। अब यहाँ डेसिमल है 1 2 3 डिजिट पर और यहाँ डेसिमल है 1 डिजिट पे, तो जितना डिजिट डेसिमल को राइट ले जा रहे हैं उतना डिजिट यहाँ भी राइट ले जाएंगे, तो 2 5 0 0 3 बार ले गए, यहाँ भी 3 बार ले गए इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर लिए, 5 से कट गया 500 इंटू 10 10 यानी हो गया कितना 5000। 5000 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर 3। क्लियर है? तो इस तरीके से आप डेसिमल को चेंज करेंगे। डेसिमल के लिए आपको एक याद चीज रखनी है, वो ये कि अगर मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो 10 के पावर माइनस में, और अगर मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा तो 10 के पावर प्लस में रखूंगा। बस इतनी बात ही ध्यान रखना होगा भाई मेरे, इसमें गलती कभी नहीं करना है। डेसिमल में पावर्स में अगर आपकी गलती नहीं होती है तो पक्का है कि बोर्ड में या एग्जाम्स में आपको कैलकुलेशंस में दिक्कत नहीं होगी और हमेशा आप अच्छा नंबर ही पाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आज के क्लास का लास्ट टॉपिक हम देखते हैं परसेंटेज, प्रतिशतता, परसेंटेज थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद कल क्लास चेक करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है परसेंटेज या प्रतिशतता। दशमलव में सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि अगर हम राइट शिफ्ट जा रहे हैं तो डेसिमल किसमें, निगेटिव में, और अगर हम लेफ्ट शिफ्ट जा रहे हैं तो डेसिमल किसमें, पॉजिटिव में। राइट शिफ्ट ले आ रहे हैं तो निगेटिव में, लेफ्ट शिफ्ट ले आ रहे हैं तो पॉजिटिव में। डेसिमल अगर इधर ले आ रहे हैं तो निगेटिव में, कै बार ले जा रहे हैं उतना। डेसिमल अगर इधर ले आ रहे हैं तो 10 के पावर कै बार ले आ रहे हैं उतना। ठीक, बस इतना ही याद रखना है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। प्रतिशतता, प्रति माने पर, शत माने 100, प्रतिशतता पर 100। जैसे अगर लिखा 5 तो 5 क्या है, 5 ही है। अगर इसका बेस अगर हम इसका बेस कितना बनाएं, अगर हम इसका बेस 100 बनाना चाहते हैं, इसका बेस क्या बनाना चाहते हैं 100, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 100 कर देंगे। अब ये हो गया प्रति 100 यानी हर 100 पे कितना 500, यानी हो गया 500%। हो गया ना? अगर मान लो लिखा है 1/2, 1/2, तो हमको इसको क्या बनाना है, परसेंटेज में कैसे करेंगे, 1/2 इंटू ऊपर नीचे दोनों तरफ हमको नीचे क्या लाना है, 100 लाना है। नीचे 100 लाने के लिए क्या करें,
नीचे 100 लाने के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर दें 100 हो जाएगा, तो यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो नीचे हो गया ऊपर हो गया 50, नीचे हो गया 100। अब इसको आप लिख सकते हैं 50%। तो अब ध्यान रखिए, किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, यानी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके और परसेंटेज का क्या लगा देंगे, सिंबल लगाते हैं, सिंबल लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल, तो ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल लिखा है 3/4, तो लिखेंगे 3/4 इंटू 100%, 3/4 इंटू 100%, क्योंकि मल्टीप्लाई भी किए डिवाइड भी किए, वो डिवाइड वाला सिंबल चला गया परसेंटेज में। कैसे, ध्यान दीजिए, तो इसको अगर कन्वर्ट करना था तो क्या किए, 100 से मल्टीप्लाई किए, 100 से डिवाइड किए, परसेंट वाला सिंबल 100 वाला नीचे वाला 100 चला गया, तो बचा 3/4 इंटू 100, और नीचे वाला 100 चला गया सिंबल में, परसेंट यानी प्रतिशत यानी 100 यानी परसेंटेज। क्लियर है? 100 हो गया, 4 से कटा 25, 25 के 75, कितना आया 75%। ठीक, कोई दिक्कत? मान लिया लिखा है 2/6, तो 2/6 इंटू 100%, काट लीजिए, कटता है तो कट जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से नीचे 3, यहाँ 50, 50 इंटू 100, 100/3%, इसको हम लिख सकते हैं 33 होल्ड 1/3%। ठीक है, इस तरीके के आपके कन्वर्जन्स होंगे। अच्छा, मान लीजिए परसेंट को बदलना है किसमें, फ्रैक्शन में। परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, क्या करेंगे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किए थे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करके परसेंटेज क्या करेंगे, सिंबल गायब कर देंगे, परसेंटेज सिंबल खत्म कर देंगे, परसेंटेज का सिंबल क्या हो जाएगा, खत्म कर देंगे। यहाँ ऐड किए थे, यहाँ खत्म कर देंगे। ये जैसे मान लीजिए लिखा है 25%, 25%, तो 25 को लिखेंगे 25, परसेंटेज का सिंबल खत्म हो जाएगा 1/100, काट दीजिए 1/4, सो 1/4%, 1/4 इज इक्वल टू 25%। ये तो आसान है, दो चीज याद रखेंगे। जैसे मान लिया लिखा है 3/4%, इसका मतलब 3/4% को कैसे सॉल्व करें, 1/100, खत्म हो गया, सो 3/400 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे पर इंपॉर्टेंट होते हैं। परसेंटेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है हमारे लिए, प्रतिशत चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, परसेंटेज का चेंज। अब हमारा आज का लास्ट पॉइंट है परसेंटेज चेंज, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत परिवर्तन। आपसे पूछेगा किसी चीज की वैल्यू में परसेंटेज चेंज, जैसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं, किसी चीज में प्रतिशत चेंज कैसे निकालेंगे, उस चीज में चेंज कितना हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू कितनी है इंटू 100 और उसका सिंबल। कैसे, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन, किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुना करने पर उसका आयतन यानी वॉल्यूम कितने प्रतिशत परिवर्तित होता है, कितने प्रतिशत क्या होता है, परिवर्तित होता है, कितने प्रतिशत से क्या होता है, परिवर्तित होता है।
ठीक है, by what percent its volume will change if the radius of a sphere is made twice। ठीक, अब आप बताइए, मान लिया रेडियस कितना है, वास्तविक रेडियस कितना है, लेट रियल रेडियस कितना है, वास्तविक त्रिज्या मान लिए कितना r, तो वास्तविक आयतन कितना हो जाएगा, यानी रियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, रियल वैल्यूम हो जाएगा v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, अभी पीछे हम लोग किए हैं, v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। अब कह रहा है दो गुना माने, तो नई त्रिज्या कितनी हो गई, नई रेडियस नई त्रिज्या, दो गुना कितना, दो गुना, तो पहले r था अब दो गुना 2r, तो नया आयतन यानी नया वॉल्यूम तो हो जाएगा 4/3 पाई और नया रेडियस 2r उसका होल क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 का क्यूब कितना 8। इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा पुराना वाला ही आयतन है ना, अगर हम इसको v लिखे हैं तो नया आयतन कितना हो गया 8v, नया आयतन v डैश कितना आया 8v। क्लियर है, समझ में आई बात। अब आपसे कहेगा परसेंटेज चेंज ध्यान रखिए हमेशा कैसे निकलेगा, चेंज हमेशा निकलेगा फाइनल माइनस इनिशियल से। चेंज हमेशा कैसे निकालेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, अंतिम वैल्यू माइनस प्रारंभिक वैल्यू। फाइनल वैल्यू हमारा हो गया 8v और इनिशियल वैल्यू v यानी 7v। हो सकता है कि फाइनल वैल्यू कम आए इनिशियल वैल्यू ज़्यादा है, उस केस में चेंज निगेटिव हो जाएगा, डरना नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है। अब परसेंटेज चेंज, तो कैसे, चेंज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 परसेंटेज, चेंज कितना हुआ 7b, ओरिजिनल है v कट गया इंटू 100 परसेंटेज, तो हमारा चेंज कितना हुआ 700%। अक्सर बच्चे एक बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर परसेंटेज 100 से ज़्यादा कैसे हो गया, तो ध्यान रखिए बच्चों, परसेंटेज 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, परसेंटेज 100 से कम भी हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में 700 आया है, किसी चीज़ का प्रतिशत कितना भी हो सकता है, किसी चीज़ का प्रतिशत कितना भी हो सकता है, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब एक पॉइंट और, वो क्या है, हिंदी में तो दिक्कत नहीं होती कि कितना प्रतिशत से, पर फिजिक्स इंग्लिश मीडियम के बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है, किसमें, रिड्यूस्ड में। मान लिए किसी चीज की वैल्यू को घटाए, तो रिड्यूस्ड के दो वर्ड्स आ सकते हैं, एक है रिड्यूस्ड टू और एक है रिड्यूस्ड बाई। एक है रिड्यूस्ड टू यानी यहाँ तक कर दिया गया है, और बाई माने यहाँ से कर दिया गया है। जैसे मान लिए कहें इफ r इज रिड्यूस्ड टू 40%, देन न्यू r कितना हो जाएगा, तो नया वैल्यू कितना हो जाएगा, न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी। और अगर कहें इफ r इज, r कुछ भी हो सकता है, रेडियस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इफ r इज रिड्यूस्ड बाई 40%, देन न्यू वैल्यू ऑफ r क्या होगा। तो मुझे लगता है इस दो एग्जाम्पल से आपको क्लियरिटी रहे, ध्यान रहे, हमेशा याद रखना है। इफ r इज रिड्यूस्ड टू 40%, इसका मतलब जो भी पहले था अब सिर्फ कितना रह जाएगा उसका 40%। तो अगर कोई चीज पहले थी तो पहले कितनी रहती है 100%, अब 40% ही बचा, तो पहले कितना था 100%, यानी न्यू वैल्यू कितनी हो गई। So new value is equals to directly 40% of original यानी 40% of r, 40% यानी बाई 100 इंटू आर, जो हो जाएगा 20 से काटे 20 दूनी 40 और 2 से काटे 20 से काटे 5, 2/5 आर, जिसे हम 0.4 आर लिख सकते हैं। यानी जो चीज पहले आर थी अब वो चीज कितनी हो गई 0.4 आर। ठीक,
पर अगर कहें R इज रिड्यूस्ड बाई 40%, इसका मतलब हुआ कि रिडक्शन कितना हुआ है, रिडक्शन कितना हुआ, रिडक्शन हुआ है 40%, किसका, ऑब्वियसली R का। तो 40% ऑफ R, तो अभी आप देखे हैं कितना हुआ, 0.4 R। तो न्यू वैल्यू कितनी हो गई, ऑब्वियसली न्यू वैल्यू पहले R थी, 0.4 का डिडक्शन हुआ तो बचा कितना, 0.6 R। दोनों केस के एग्जाम्पल से आपको याद रखना होगा, रिड्यूस टू यानी कोई वैल्यू वहां तक घटा दिए। जैसे कहें कि 100, मान लिया कि कोई चीज 80 है, आपको मान लिया 80,000 मिलता था, आज से आपकी सैलरी 40,000 घटा दी गई, तो पहले मतलब या 60,000 घटा दी गई, तो पहले 40 80 था, 60,000 घट गया, इसका मतलब हुआ बचा कितना, 20,000, यानी अब सैलरी कितनी हो गई, 20,000। पर अगर कहते आपकी सैलरी 80,000 से घटा करके 60,000 तक घटा दी गई, यानी पहले 80,000 थी, अब नई सैलरी 60,000 तक घट गई, यानी नई सैलरी कितनी, 60,000। ठीक है, तो रिड्यूस्ड टू और रिड्यूस्ड बाई में अगर नहीं फंसते हैं तो परसेंटेज में आपको नहीं दिक्कत होनी चाहिए। टू कन्वर्ट, टू गेट परसेंटेज चेंज, हमेशा क्या करेंगे, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100% से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैथमेटिक्स इन फिजिक्स की क्लास अभी आपकी और भी चलेगी, जिसमें हम कल आपको बताएंगे कि अलग अलग चीज़ों का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है। ठीक है, और इनके ग्राफ के अलग अलग शेप्स कहाँ कहाँ हमको यूज होते हैं, और किसी ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं, किसी ग्राफ के लिए रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके टेंजेंट के वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं, और अलग अलग ग्राफ के स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या हैं। तो इससे रिलेटेड क्लास हमारी अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्किल में अपने से छोटे भाइयों बहनों को शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप हमें सपोर्ट करिए ताकि हम एजुकेशन के इस फील्ड को थोड़ा और टेक्निकल और अच्छा करने का प्रयास कर सकें। ठीक है, थैंक यू।